Vedic and later Vedic period. The time period for Vedic and later Vedic period was around 1500 BC to 600 BC. IVC के डिक्लाइन के बाद ये फेस का इमर्ज हुआ था और इसमें क्या होता है कि आर्यंस जो हमारे आए थे, जिनको माना जाता है कि इनकी वजह से आईवीसी का डिक्लाइन हुआ था, तो इन लोगों ने आके सेटल होना स्टार्ट किया और फिर वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड जो है हमारा डेवलप होता है। वैदिक पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड भी बोला जाता है और ये हमारा होता है 1500 BC टू 1000 BC तक, और लेटर वैदिक पीरियड अकाउंट्स फॉर 1000 BC टू 600 BC तक। ये पूरा फेज हमारा लेटर वैदिक और वैदिक पीरियड का होता है। अब देखते हैं कि आर्यंस कैसे आए थे, जो उनका इन्वेजन हुआ तो कैसे था। तो एडवेंट ऑफ आर्यंस, अगर हम लोग आर्यंस की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बेसिकली बिलोंग करते हैं हमारे सेंट्रल एशियन स्टीपीज से। सेंट्रल एशियन स्टीपीज से जो है इन लोगों ने इस एरिया से अलग अलग डिफरेंट जगहों पे ये लोग गए और सेटल होना स्टार्ट किया था। इनका एक जो हिस्सा था वो हमारा गया था तुर्की साइड पे, देन दे ऑल्सो वेंट टू वेस्ट यूरोप। फिर ऐसा माना जाता है कि ईरान में भी ये लोग कहीं सेटल हुए थे और ईरान से ही फिर जो है सीरिया, इराक और डिफरेंट जगह पे स्प्रेड हुए। और यहीं से ईरान से एक ब्रांच जो है हमारी इंडिया में आती है और जिनको हम लोग इंडो आर्यंस बोलते हैं। तो एक ब्रांच इनकी हमारी इंडिया में आके सेटल होती है और ये इंडिया में जो है हमारे भारत में सप्त सिंधव रीजन जो था वहाँ पे ये लोग आए थे। उस टाइम पे जो इंडिया था वो पूरा हम लोग बोल सकते हैं कि ना अखंड भारत था। उस टाइम पे तो डिफरेंट, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, अफगानिस्तान भी था। सो इस टाइम ये आते हैं और ऐसे उस टाइम वाले इंडिया में जाके सेटल होना स्टार्ट करते हैं। कौन से एरिया में? नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है उसमें ये लोग सेटल करना स्टार्ट करते हैं। और सप्त सिंधव रीजन की अगर हम बात करते हैं कि इनको सप्त सिंधव रीजन क्यों बोला जाता है, सप्त सिंधव मतलब कि 7 रिवर्स से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको सप्त सिंधव रीजन जो है बोला जाता है। फिर जब इंडो आर्यंस इंडिया में आए, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 1500 BC में, तो इनमें क्या हुआ था कि लेयर 1 कहाँ पे सेट, मतलब यहाँ पे भी ये लोग लेयर्स में हो रहे थे। कैसे कि इनका जो एक हिस्सा था वो था हमारा सप्त सिंधव रीजन में जाके सेटल हो गया था। देन फिर इनकी जो एक लेयर की बात करते तो वो हमारे ईस्ट साइड गई थी और दूसरी लेयर जो है सदर्न साइड गई थी। और सदर्न साइड में अगर हम बात करते तो जो विंध्यान रीजन है हमारा, वहाँ पे जाके इन लोगों ने सेटल करना स्टार्ट किया था। और डिफरेंट टाइम फेजेस थे। जैसे यहाँ पे लेयर 1 की बात करते तो लेयर 1 कौन से हमारे 1500 BC के अराउंड में हो रही है। वहीं अगर हम लोग लेयर 3 की देखेंगे जो कि सदर्न वेस्ट विंध्यान रीजन में जाके सेटल हुए थे, वो 1000 BC के अराउंड में हुए थे। So first Aryan migrate to Indian society were called as दासास। हम लोगों ने अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है दासास और दस्यूस थे डिफरेंट, और फिर उनकी बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। सो जो फर्स्ट आर्यंस इंडिया में आए थे वो दासास थे, नॉन आर्यंस को दस्यूस बोला जाता था, एंड आर्यंस ऑफ इंडिया वर नोन एज इंडो आर्यंस। लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आर्यंस इन्वेजन ओवर इंडिया। सो अर्ली सेटलमेंट जो था इनका, एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि सप्त सिंधव रीजन में, जो कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स हुआ करता था, जिसमें इंडस और इंडस की जो 7 ट्रिब्यूटरीज थी वो वाले एरिया में जाके इन लोगों ने सेटल करना स्टार्ट किया था। और 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी इंडस की, विच इंक्लूड्स झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज। दीज वर द रिवर्स इसके अराउंड में क्या हुआ था, ये लोग सेटल होना स्टार्ट किए थे। और इन्हीं के साथ में 5 दीज मतलब इंडस की जो है हमारी ट्रिब्यूटरीज, एक इंडस खुद, और एक जो रिवर थी वो थी हमारी रिवर सरस्वती। ठीक है, तो ऐसे करके कितनी हो गई हमारी 7 रिवर्स, और सप्त सिंधव रीजन जो था वो इसी से कंप्राइज होता था ना। हम लोग बात करते हैं कि ना अगर हम लोग देखें तो कि जो इंडस की हमारी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है, हमको इनके रेफरेंसेस भी जो है मिलते हैं। उसमें बोला गया है उसको कुबा टर्म यूज किया गया है, क्रुमू टर्म यूज किया गया है, एंड सुवस्तु टर्म यूज किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? जो हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज थी उनके लिए, लेकिन इनके प्रेजेंट में नाम चेंज कर दिए गए। जैसे कुबा की बात करें तो कुबा का प्रेजेंट नेम है हमारा काबुल रिवर जो है वो, और क्रुमू जो है प्रेजेंट में कुर्रम रिवर को कहा जाता है, एंड स्वात वैली जो है उसको सुवस्तु कहा जाता था। ये जो हमको रेफरेंसेस है ये हमको वेदास में मिलते हैं। देयर वर 31 रेफरेंसेस ऑफ द रिवर इन वैदिक टेक्स्ट।
हमको 31 रेफरेंसेस वैदिक टेक्स्ट के देखने को मिलते हैं और उसमें से जो 25 थे मतलब 25 जो थे वो ऋग्वेदिक संहिता में मेंशन किए गए हैं। द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदिक संहिता कंटेन्स नाद स्तुति, मतलब कि जो नदी स्तुति किसको बोलते हैं? नदी स्तुति रेफर्स टू द हिम्स फॉर रिवर, मतलब कि जो मंत्र जो हम लोगों ने नदियों को डेडिकेट किए उनको नदी स्तुति बोलते हैं। तो जो 10वां मंडल है ऋग्वेदिक संहिता का उसमें जो है नदी स्तुति हमको देखने को मिलती है। रिवर सरस्वती मेंशन एज नदी माता, मतलब कि सरस्वती जो थी उसको हम लोगों ने नदी माता कहा है और नदी माता का मतलब होता है कि बेस्ट रिवर, बहुत सेक्रेड माना जाता होगा उस टाइम पे, तो बेस्ट रिवर उसको डेडिकेट किया गया है। आउटसाइड इंडस बेसिन द रेफरेंसेस ऑफ रिवर्स लाइक यमुना, गंगा, सरयू ये हमको मिलते हैं, मतलब यमुना का भी जो है रेफरेंस हमको देखने को मिलेगा, गंगा रिवर का भी रेफरेंस हमको देखने को मिलता है वैदिक टेक्स्ट में और सरयू रिवर का भी जो है रेफरेंस देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक संहिता कंटेन्स नेम्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स एरिया, और इसमें भरता हम लोगों ने देखा था कि भरता जो जब बैटल ऑफ 10 किंग होते तो उसमें जो भरत था उन्हीं के नाम पे आज हमारे भारत का नाम भी रखा गया है। तो वो उनकी बैटल होती है इनके साथ में, हमारे आर्यंस के साथ में, और फिर वो जीत जाते। तो इस टाइप से पूरी एक स्टोरी है। इसमें बोला है कि जो नेम्स है वेरियस टाइप्स के उनके एरिया के हिसाब से वो भी ऋग्वेदिक संहिता में हमको देखने को मिलते हैं। भरत appears to be the most important tribe whose area referred to as ब्रह्मव्रता। ब्रह्मव्रता क्या होता है कि जो भरत का जो एरिया था उसको ब्रह्मवर्त बोला जाता है। देखो ये जो लेक्चर होने वाला ना ये हमारा सब टर्म से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी इस जो चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो टर्म्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि काफी सारे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मव्रता। तो यू शुड नो ना कि किसके लिए ये टर्म यूज किया गया था। तो ये किसके लिए यूज किया गया था कि जो भारत की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब थी उनके एरिया को रेफर करने के लिए टर्म यूज किया जाता था। द रीजन बिटवीन द रिवर्स ऑफ सरस्वती एंड यमुना, कौन सा रीजन होता था इनका? रिवर सरस्वती और यमुना के बीच वाला। अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइब इंक्लूड्स पुरु हुज एरिया अपीयर्स टू बी द इधर साइड ऑफ सरस्वती, मतलब कि उसका एरिया सरस्वती रिवर के एक साइड पे होता था। अदर ट्राइब इंक्लूड्स मत्स्य, सृजन्य, क्रिविस, ये सारी ट्राइब्स भी, इनके भी रेफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आर्यंस का एक्सपांशन हुआ था ईस्ट में, देखा था हम लोगों ने कि लेयर्स में हो रहे थे। फर्स्ट लेयर तो इंडो आर्यंस के बारे में, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउ विल टॉक अबाउट कि जो सेकेंड लेयर में ये थे, जो ईस्टर्न एरिया में इन लोगों का एक्सपांशन होने लगा था, तो उस टाइम पे क्या चीजें हो रही थी। लेटर वैदिक जो टेक्स्ट है वो सजेस्ट करता है कि आर्यंस एक्वेंटेड विद न्यू जोग्राफिकल एरियाज व्हिच डिडंट मेंशन इन ऋग्वेदिक संहिता, मतलब कि जो हमारे लेटर वैदिक के टेक्स्ट है ना वो बताते हैं कि ऋग्वेदिक संहिता में जो एरियाज नहीं है वहां से भी जो है ना इनके आर्यंस का जो था उस एरिया में भी ये लोग सेटल हुए थे, जिनका मेंशन ऋग्वेदिक संहिता में नहीं है। और लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो मेंशंस दैट रिवर सदानी रिवर, दैट इज गंडक रिवर, हमारे प्रेजेंट में सदानी, जिसको आज प्रेजेंट में हम लोग गंडक रिवर बोलते हैं, एंड मेंशन इट्स बॉर्डर बिटवीन कौशल एंड तिब्बत के एरिया में जो है इनकी बॉर्डर होती है। तो ये वाली रिवर का भी हमको एक नया रेफरेंस देखने को मिलता है। लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो गिवन अकाउंट ऑफ रोल ऑफ अग्नि, मतलब कि जो हमारे अग्नि है इन क्लियरिंग द फॉरेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट एंड दस क्रिएटिंग द सेटलमेंट, मतलब कि क्या हो रहा था कि हमको यहाँ पे अग्नि का मेंशन देखने को मिलेगा। और ऐसा बताया जाता है कि लोग क्या करते थे, फायर का यूज करते थे जो फॉरेस्ट होते थे उनको क्लीन करने के लिए, एंड फिर क्या करते थे जब फॉरेस्ट को क्लीन कर देंगे तो वहां जाके वो उस एरिया में जाके सेटल हो जाएंगे। आज भी यही हो रहा है, हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते जाके अपने सेटलमेंट्स के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो सिमिलरली उस टाइम पे भी उन्होंने फायर का यूज किया था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, और फिर वहां पे जाके सेटल होना स्टार्ट किए थे, अपनी सेटलमेंट्स बनाई थी। लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशंस द ईस्टर्न सी व्हिच इज इंडिकेशन ऑफ ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, मतलब कि इसमें ईस्टर्न सी कौन सा? हमारा बे ऑफ बंगाल, ये हमारा इंडिया है, इंडिया की ईस्टर्न वाली साइड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल आता है। तो बे ऑफ बंगाल की बात की है कि बे ऑफ बंगाल का हमको मेंशन कहाँ पे देखने को मिलेगा? लेटर वैदिक टेक्स्ट में। तो उससे पता चलता है कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था। एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन सदर्न, दैट इज लेयर 3 की अब अगर हम बात करते हैं कि लेयर 3 में जब ये लोग कौन से, ये हमारा फेज आ गया 1000 BC वाला, ठीक है। तो 1000 BC में अगर हम लोग लेयर 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा था, इनका सदर्न एक्सपांशन स्टार्ट हो गया था। तो सदर्न एक्सपांशन में क्या बताते हैं, ये सदर्न एक्सपांशन में बताते हैं कि सतपथ ब्राह्मण्स मेंशन इन द वेस्टर्न सी विच इज सजेस्टिव ऑफ द मूवमेंट टुवर्ड्स द साउथ एंड द वेस्ट, मतलब कि हमको सतापथा ब्राह्मण्स का जो मेंशन मिलता है दैट इज वेस्टर्न सी। ऊपर हम लोगों ने ईस्टर्न सी देखा था, यहाँ पे वेस्टर्न सी का मेंशन दैट इज अरेबियन सी का हमको मेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमको बताता है कि लोग क्या हो रहे थे,
साउथ में भी मूव हुए थे, और साउथ में भी कौन से वाले, वेस्टर्न वाले रीजन में साउथ वेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था आर्यंस का। लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशन द सदर्न मूवमेंट विच इज रिप्रेजेंटेटिव बाय विंध्या, मतलब कि जो सदर्न में हम लोगों को माउंटेन देखने को मिलते हैं, जो विंध्यान माउंटेन्स है, हमारे विंध्यान रेंज है, उनका मेंशन लेटर वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो इससे इंडिकेशन हमको मिलती है कि जो उनका था सदर्न मूवमेंट स्टार्ट हो गया था विंध्यान वाले रीजन में भी। लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन रिवर रीवा, जो रीवा रिवर है जिसको हम लोग प्रेजेंट में नर्मदा के नाम से जानते हैं, इसका भी मेंशन हमको लेटर वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, विच इजंट मीन दैट विच इज नॉट मेंशन, दिस इज रिटन मेंशन इन ऋग्वेदिक संहिता, मतलब कि जो हमको रीवा रिवर है इनका, या फिर जो हम लोगों ने ऊपर से दानी वगैरह देखी थी, इनका भी हमको मेंशन कहाँ पे, हमारे ऋग्वेदिक संहिता में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लेटर वैदिक टेक्स्ट में मिलता है। अगस्त्य लीजेंड वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आर्यन मूवमेंट टुवर्ड्स द साउथ, मतलब कि जो हमारे अगस्त्य मुनि है उनका भी जो है ना, ऐसा माना जाता है कि उनका भी एक एसोसिएशन था आर्यंस के साथ में, और वो भी क्या हुए थे, साउथवर्ड मूव हो रहे थे। लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशंस इन द थ्री बोर्ड डिविजन्स ऑफ आर्यन टेरिटरी, मतलब कि जो आर्यन टेरिटरी है उनके 3 बोर्ड डिविजन्स हमको देखने को मिलते हैं इसमें लेटर वैदिक टेक्स्ट में, विच इंक्लूड्स आर्यव्रता, मध्य देशा एंड दक्षिण पथा। अब इनमें देखते हैं कि आर्यव्रता किसको बोला जाता है, इनके पास नर्दर्न टेरिटरीज होती है, मध्य देश में जो रहते हैं उनको सेंट्रल टेरिटरीज जो रहती है उसको बोला जाता है, एंड दक्षिण पथा जो होते हैं वो सदर्न टेरिटरी वाले आर्यंस को बोला जाता है, मतलब उनकी जो टेरिटरी होती है उसको बोला जाता है दक्षिण पथा, जो साउथ वाली टेरिटरी है, साउथ वाली टेरिटरी को। एंड अगर हम लोग सेंट्रल वाली बात करें तो सेंट्रल में कौन सी हो जाएगी हमारी, मध्य देशा, एंड नॉर्थ, अब जैसे ये हमारा इंडिया है लेट सपोज, तो ये इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा होगा दैट इज हमारा ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मध्य देशा, दैट इज सेंट्रल टेरिटरी। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा आर्यंस। एंड अब हम लोग बात करेंगे ऋग्वेदा की। ऋग्वेदा क्या है, ऋग्वेदा किससे कंप्राइजेस है, तो ऋग्वेदक संहिता जो है उसका डेवलपमेंट हुआ था हमारा अराउंड 1500 BC से 1000 BC के बीच में। और इसमें क्या होता है कि देखो, संहिता क्यों बोलते हैं, संहिता मतलब होता है कि इसमें ना डिफरेंट जैसे कि बी इंडिकेट्स ब्राह्मण, ए इंडिकेट्स आर्यनकास और यू इंडिकेट्स उपनिषद, इन सबका कॉम्बिनेशन हुआ था। मतलब संहिता तो जो थी हमारी 1500 से 1000 BC के बीच में ही बन गई थी, और उसके बाद में फिर हमारा ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद का डेवलपमेंट हुआ था। और इसी के साथ में क्या हुआ था कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद 4 वेद होता है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, तो इन सब का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। संहिता आर इन द वर्सेस फॉर्म, जो संहिता होती है वो कैसे वर्सेस के फॉर्म में होती है, उस डिटेल्स आर इन ब्राह्मणिक, और उसकी जो डिटेल्स होती है वो ब्राह्मणिक में दी जाती है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, मैजिकल वर्सेस, जिसमें हम लोगों को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या फिर तंत्र मंत्र की चीज़ें देखने को मिलती है, वो थे हमारे आर्यनकास। इन्फ्लुएंस ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्स मोस्ट रैशनलाइज्ड फॉर्म, उपनिषद व नोन एज वेदांता, मतलब उपनिषद को क्या होते हैं, इनको वेदांता भी बोला जाता है। और इसमें क्या हमको देखने को मिलता है, हेटेरोडॉक्स मतलब जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, हम लोगों को उनके बारे में उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मोस्ट रैशनलाइज्ड फॉर्म होता है ये। एंड ऋग्वेदिक संहिता की बात करते तो इसमें ना हमको 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने मंडल, 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं। और हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो 10th मंडल था वो किसको डेडिकेट किया गया था, नदी माता, दैट इज रिवर्स को डेडिकेट किया गया। देयर आर 2 schools हु हैज रिटन द हिम्स ऑफ फॉर ऋग्वेदा, ऐसा माना जाता है कि 2 schools थे जिन्होंने क्या करा था कि ऋग्वेदा के लिए हिम्स लिखे थे, विच इंक्लूड सकल स्कूल एंड वाल्क्य स्कूल। जो सकल स्कूल थे उसने 1017 हिम्स दिए थे, एंड वाल्क्य स्कूल्स ने 11 हिम्स दिए थे। और इसी की दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो 1028 हिम्स जो है हमको टोटल कंप्लीट ऋग्वेदा में देखने को मिलते हैं। ऋग्वेदा इज हैविंग 10 मंडल चैप्टर और पार्ट्स। जो हम लोग मंडल बोल रहे थे इतनी देर से, मंडल का मतलब होता है चैप्टर। जैसे हम लोग अगर देखें तो अगर हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमको देखने को मिलता है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, और हर चैप्टर एक स्पेसिफिक टॉपिक को डेडिकेट किया जाता है। तो सिमिलरली ऋग्वेदा में भी जो होते हैं मंडल्स होते हैं, और हर मंडल एक स्पेशल चीज को डेडिकेट किया जाता है, पर्टिकुलर थिंग के बारे में मेंशन करता है। सो 10 मंडल्स वर देयर इन ऋग्वेदा। सेकेंड टू 7th जो मंडल है वो हमारे ओल्डेस्ट माने जाते हैं, मतलब कि सबसे पुराने हैं। फर्स्ट एंड 10th कंसिडर्ड एज लेटेस्ट, मतलब जो फर्स्ट मंडल है और 10th मंडल है वो लेटेस्ट है। 10th मंडल इज ऑल्सो नोन एज अथर्ववेदिया, मतलब इसको अथर्ववेदिया बोला जाता है।
शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ अथर्ववेदा। इसमें क्या होता है, हमको अथर्ववेदा का इन्फ्लुएंस दिखने को मिलता है। ओल्डेस्ट हिम डेडिकेटेड टू उषा, जो सबसे पुराना हिम है वो किसको डेडिकेट किया गया है, हमारी गॉडेस ऑफ डॉन को, गॉडेस ऑफ डॉन को ओल्डेस्ट हिम डेडिकेट किया गया है। इन द फोर्थ मंडल प्लफ मैन सॉन्ग विच इज सजेस्टिव ऑफ नो क्लास रिजिडिटी, मतलब कि हमको जो फोर्थ मंडल है उसमें हमको देखने को मिलेगा एक सॉन्ग है जो कि ना प्लफ मैन को, जो हमारे प्लफिंग मैन होता है उसको डेडिकेट किया गया है। इससे पता चलता है कि देखो एक पर्टिकुलर सॉन्ग है हमने जो उनको डेडिकेट कर दिया, तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे इंडिकेट हो रहा है कि कोई क्लास रिजिडिटी हमको उस टाइम पे देखने को नहीं मिलती है, तभी तो उन लोगों ने सॉन्ग लिखा था, है ना। तो कोई क्लास रिजिडिटी उस टाइप पे सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हीम्स डेडिकेटेड टू इंदिरा, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हीम्स हमको देखने को मिलेंगे कि इंदिरा जो गॉड है, इंद्र जो गॉड है, उनको डेडिकेट किए गए थे। दैट इज 250 हीम्स एंड फॉलोड बाय अग्नि विद 200 हीम्स, मतलब कि लार्जेस्ट तो हमने इंद्र भगवान को कर दिए थे, इंद्र गॉड को कर दिए थे। एंड फिर जो अगर हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट किसको किए थे, अग्नि को, दैट इज गॉड ऑफ फायर। अग्नि देव को कितने किए थे, इनको किए थे हम लोगों ने 200 हीम्स, जो है ऋग्वेदिक उसमें देखने को मिलते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग मेंशन इन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ 10 किंग्स, तो उसका मेंशन कहाँ पे, 7th जो मंडल है उसमें हमको बैटल ऑफ 10 किंग का मेंशन देखने को मिलेगा। इन दैट बैटल हेड ऑफ भरता ट्राइब, जो भरत ट्राइब थी जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, तो भरत ट्राइब के जो हेड थे सुदास डिफीटेड द 10 किंग, उन्होंने क्या किया था, जो 10 किंग्स थे उनको डिफीट कर दिया था। और इन दैट बैटल क्या हो रहा था, 5 वर आर्यंस, जो 10 किंग की बैटल थी उसमें 5 तो आर्यन किंग्स थे और 5 नॉन आर्यन किंग्स थे। एंड नाउ अगर हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं कि ऋग्वैदिक फेज में जो है पॉलिटी किस टाइप की थी, तो लेट्स टॉक अबाउट दी, ओके हियर वी गो, लेट टॉक अबाउट द पॉलिटी। देखो कोई भी डिस्कशन करोगे ना यूपीएससी के हिसाब से, तो यही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपने क्या पढ़ना है। आपने सबसे पहले पढ़ना है कि उस वहाँ की जो थी पॉलिटी कैसी थी, फिर हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी कैसी थी, देन उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी कैसी थी, एंड इकोनॉमी पॉलिटी और क्या बच रहा है, हाँ उसके बाद में जो उसकी करंट जो उसके एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, आई जस्ट फॉरगॉटन, ठीक है देखते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी और कंडीशंस ऑफ वुमेन की, वुमेन की क्या कंडीशन है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनना है। आप मेंस के क्वेश्चन देखो चाहे प्री के देखो, यहीं से बनना है। अगर प्री में हम लोग बात करें तो यूजुअली क्या होता है, हमको टर्म्स पूछ लेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे देखें कि मेंस में, तो मेंस में हम लोगों से पूछेंगे कि ना क्या आपने, अगर जैसे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस थे, वुमेन की कंडीशन में क्या चेंजेस था, और सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी, तो यही चीज़ें जो है ना घुमा फिरा के हमसे पूछने वाले हैं। तो बस यही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है और इसी से फिर अपने आंसर फ्रेम करना है, और आंसर आप कहीं से लिख पाओगे, प्रैक्टिस से बहुत अच्छे आंसर अपने लिख सकते हो। द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऋग्वेदिक संहिता सजेस्टिव ऑफ द कीन बेस्ड जो हमको यूनिट सोसाइटीज देखने को मिलती है। और देयर वर द एरियाज डिवाइडेड इनटू जन इज डिवाइडेड इनटू विषय, एंड विषय इज डिवाइडेड इनटू ग्रामा। देखो ऐसा बोला जाता है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी, ग्राम, है ना। जब बहुत सारे ग्राम मिलेंगे, ठीक है, तो ग्राम मिल के क्या बनाएंगे, हमारा विषय बना लेंगे, और जब विषय कंप्राइज करेंगे तो विषय कंप्राइज कर करके जो है हमारा क्या बनाएंगे, जन्म बनाएंगे। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि देयर वर द, जो उसका एरिया होता था वो ग्राम जो रहता था, ग्राम जब बहुत सारे कंप्राइज होंगे तो विषय बनेंगे, और विषय कंप्राइज होंगे तो एक पूरा जन, मतलब एक जो बड़ी यूनिट होती है उसको जन बोलते हैं। फिर जन को हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं विषय में, और विषय को सब डिवाइड कर सकते हैं ग्राम में। तो इस टाइप का जो हमको पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है, ताकि देखो इसे डिवाइड करने का मतलब क्या, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से हो सके, चीज़ों को अच्छे से संभाला जा सके। इसलिए जो हेड होता था ट्राइब का वॉज चीफ, जो हेड होता था वो चीफ होता था। एंड वेरियस टर्म्स फॉर चीफ वर यूज्ड लाइक राजन, गोपा, गोपति, गोपापति, सॉरी, दिस डिनोट्स दैट द ट्राइबल चीफ वॉज नॉट अ किंग। देखो जो राजन और यूज कर रहे हैं ना, चीफ बोल रहे हैं हम लोग, चीफ बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो किंग हो गया। यहाँ पे किंग नहीं होता था, यहाँ पे चीफ हुआ करता था, जो कि क्या होता था, ट्राइब का हेड होता था। द रेफरेंस सजेस्ट दैट चीफ शिप वॉज नॉट हेरिडेटरी,
और ये जो चीफ होती थी ना कि जैसे अभी क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। जो चीफ होती थी वो हेरिडिटरी नहीं होती थी। और द रेफरेंसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ चीफ एंड समिति प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट इलेक्शन। मतलब कि ऐसा रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो चीफ थे उनके इलेक्शन होते थे, एंड जो इलेक्शन होती थी उसमें जो समिति होती थी, डिफरेंट डिफरेंट समितिज होती थी, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उस इलेक्शन में। क्या देखा हम लोगों ने कि जो चीफ होता था वो चीफशिप जो रहती थी वो हेरिडिटरी नहीं होती थी, इलेक्शन बेस्ड होती थी। और इलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती थी? इलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी समिति की होती थी। देयर इज अ स्टेटमेंट चीफ हैज नो एग्जिस्टेंट विदाउट समिति, और ऐसा भी माना जाता है कि चीफ का जो है कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है समिति के बगैर। इन ऋग्वेदा इज अ सजेस्टिव ऑफ रोल ऑफ समिति इन इलेक्शन ऑफ चीफ। मतलब कि जो समिति होती थी वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और इंपॉर्टेंट होती थी उसकी हमारे चीफ की एग्जिस्टेंस के लिए। वेरियस टर्म्स लाइक विस, ग्राम, गणा, कुल डू नॉट डिनोट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रेदर दे रिप्रेजेंट स्किन बेस्ड यूनिटी। मतलब कि जो हम लोगों ने टर्म्स देखी, विस, ग्राम, गण, कुल, ये सारी क्या हमको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिनोट नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, हमारे कीन बेस्ड यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। द ऑफिसर एंजॉयड द अथॉरिटी ओवर द लार्ज लैंड और पेस्टोरल लैंड विच इज नोन एज व्रजपति। मतलब कि जो व्रजपति जो टर्म है वो किसके लिए यूज होती थी? उन ऑफिसर्स के लिए जो क्या करते थे, लार्ज लैंड या फिर जो हमारा पेस्टोरल लैंड रहता था उसके ऊपर जिनकी अथॉरिटी होती थी वो होते थे हमारे व्रजपति। ही हेडेड द फैमिली सो कॉल्ड कुलपा, और जब वो हमारी फैमिली के हेड बनते थे तो उनको कुलप बोला जाता था। व्हेन ही हेड द फाइटिंग यूनिट तो उनको ग्रामीणी बोला जाता था। मतलब कि जो हमारे ऑफिसर्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट, अगर मतलब रोल के हिसाब से जो है ना, उनको एक टर्म, उनके लिए एक नाम था कि हाँ, अगर वो पेस्टोरल लैंड के हेड है, अथॉरिटी है, तो उनको व्रजपति बोलेंगे। वहीं अगर वो हेड ऑफ द फैमिली तो कुलप हो जाएंगे। व्हेन ही हेडेड द फाइटिंग यूनिट नोन एज ग्रामीणी, तो अगर वो फाइटिंग यूनिट को हेड कर रहे होंगे तो वो ग्रामीणी हो जाएंगे। बट व्हेन द यूनिट सेटल द ग्रामीणी बिकम द हेड ऑफ द विलेज। मतलब जब यूनिट सेटल होने लगी थी, जब एक बार यूनिट सेटल हो जाती है तो जो ग्रामीणी होता है वो हेड ऑफ द विलेज बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने, फाइटिंग यूनिट को कौन हेड कर रहा है? ग्रामीण को हेड कर रहा है। अब युद्ध जीत गया आप, अब युद्ध जीतने के बाद चीजें सेटल होंगी। जैसे ही सेटल होगी तो क्या होगा कि जो ग्रामीण था जिसने फाइटिंग को हेड किया था वो क्या बन जाएगा? हेड ऑफ द विलेज बन जाएगा। द टर्म्स लाइक विसपति, ग्रामीणी, कुलप डजंट डिनोट ऑफिशियल मशीनरी, रेदर इट इज इन अ कीन बेस्ड सिस्टम। मतलब कि जो विसपति है, ग्रामीणी है, कुलप है, ये सारी क्या है? कोई हमारी ऑफिशियल जो है मशीनरी पोस्ट नहीं है, ये क्या कीन बेस्ड यूनिटी हमको इसमें देखने को मिलती है। ऋग्वेद संहिता द टर्म लाइक गवयुत, गविष्ठी, गौसेना denotes the war and a responsibility attached to the head of the family। मतलब जो गवयूत है, गविष्ठी है, गौसेना डिनोट्स वार, मतलब ये क्या करती है? वार को डिनोट करती है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू द हेड ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसके लिए हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द फैमिली। और ये जो गव हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारे किससे रिलेटेड है? काउ से। काउ बहुत सेक्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट होती थी इन लोगों के लिए। तो इसीलिए जो है जितनी भी हम लोग यहाँ पे टर्म देखेंगे ना, वो गव 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 आगे भी पढ़ेंगे हम लोग कि काउ के लिए बैटल हुआ करती थी। सो हेड ऑफ द फैमिली के लिए टर्म यूज होती थी। ऋग्वेदिक संहिता मेंशंस वेरियस असेंबलीज हमको देखने को मिलती है, जिस विच इंक्लूड्स विधाता, समिति एंड सभा। अब विधाता क्या होता है? क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजिंग वार, जो हमारे वार को ऑर्गेनाइज करने के लिए एसोसिएट होती है। एंड देयर आर रेफरेंसेस ऑफ इंद्रा एज अ माइट ऑफ विधाता एंड पुशान इज द हीरो ऑफ विधाता। मतलब कि जो इंद्रा था वो क्या ऐसा माना जाता है कि इज अ माइट ऑफ पावर, मतलब एज अ माइट मतलब होता है पावर, ठीक है। तो वो क्या होता है कि विधाता की पावर होती थी, एंड पुशन इज अ हीरो ऑफ विधाता, और पुशन क्या होता था? हीरो होता था, ठीक है। समिति इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ अ चीफ के इलेक्शन में समिति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। जुडिशियल फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एटसेट्रा। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, आज हमारे हम लोग देखे पीडीएस होती है, हमारी राशन शॉप्स होती है, तो वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन करती है।
है ना, गेहूं वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो सभा का भी यही काम होता था, जुडिशियल फंक्शन या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक कम्युनिटी ऑनरशिप एंड इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो सारा किसका, सभा का हमारा रोल होता था। एंड गणा की बात करते तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, गणा का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रूप का ऑर्गेनाइजेशन करना। दीज असेंबलीज वर प्राइमरीली ट्राइबल असेंबलीज, जो असेंबलीज होती थी क्या होती थी, ट्राइबल असेंबलीज होती थी। एंड दे आर क्लोजली वर्क विद चीफ, और चीफ को क्या करती थी, असिस्ट करने का काम करती थी, चीफ के साथ ही काम करती थी। कौन, ये जो हम लोगों ने ऊपर असेंबलीज देखी ना, विधता समिति, सभा एंड गणा, तो ये क्या करती थी, चीफ को साथ में ही जो है काम करती थी, 4 असेंबलीज, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, ओके, वुमेन कंडीशन देखते तो वुमेन कैन अटेंड सभा, जो वुमेन है वो सभा को अटेंड कर सकती है, विधता को भी अटेंड कर सकती है ड्यूरिंग वैदिक टाइम। बट द सिचुएशन चेंजेस इन लेटर वैदिक, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेटर वैदिक में जो है वुमेन्स को अलाउड नहीं होता था ये सारी चीजें करने को, वुमेन्स सभा में नहीं जा सकती थी, समिति में जो हमारी विधता होती थी, बैठक होती थी, उनमें नहीं जा सकती थी। तो वुमेन कैन अटेंड सभा इन दिस पीरियड, दैट इज हमारा वैदिक पीरियड में, ठीक है। चीफ इज असिस्टेड बाय वेरियस फंक्शनरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज पुरोहित, नेक्स्ट फंक्शनरी सेनानी, मतलब कि जो चीफ होता था ना उनको डिफरेंट लोग असिस्ट कर देते, और इसमें जो इंपॉर्टेंट होते थे वो होते थे हमारे, फर्स्ट हो गया पुरोहित, देन फिर हो गया सेनानी। ये लोग क्या करते थे, चीफ को असिस्ट करने का काम करते थे। जैसे आज भी हम लोग देखें, लेट सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, डिफरेंट सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री होती है, हमारे सेक्रेटरीज होते हैं, वो क्या करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी पीएम को असिस्ट करते हैं, है ना, उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी पुरोहित और सेनानी जो है वो क्या करते थे, चीफ को असिस्ट करते थे, ठीक है। बाली, जो हम लोग बलि की बात करते हैं, सुना होगा बलि, व्हाट वी कॉल, तो उसमें क्या होता है कि वॉलेंटरी ऑफरिंग्स होती है फ्रॉम द पीपल, और ये किसको देते थे बलि, मतलब कि ना किंग को, वॉलेंटरी ऑफरिंग बाय द पीपल टू द किंग वर नोन एज बलि। यूज ऑफ स्पाइस टू कीप वॉच ऑन एंटी, मतलब कि ना स्पाइस मतलब होता है कि जो हमारे घुसपैठे होते हैं ना, लाइक सीक्रेट एजेंट जिनको बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या करते थे, चुपके ना चीज़ों को वॉच करते थे, और सोसाइटी में ध्यान रखते थे कि कहीं कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो कानून के खिलाफ है, जो हमारी सोसाइटी को हार्म कर सकती है। तो इसके लिए क्या होता था कि स्पाइस का यूज़ हम लोग को उस टाइम पे देखने को मिलता है। अगर अब हम लोग इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं, ऋग्वैदिक टाइम की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि पेस्टोरल इकोनॉमी थी, मतलब कि लोग क्या करते थे, जो पेस्टोरल मतलब होता है कि चरने वाले, ठीक है। तो पेस्टोरल इकोनॉमी हमको देखने को मिलती है। वेरियस लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस लाइक गविष्ठी, गौ, गौमत एटसेट्रा सजेस्टिव ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि ना कैटल में भी हम लोग देखें, बहुत सारे जो कैटल की इंपॉर्टेंस है ना यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। और इसमें भी क्या हो गया, जैसे गविष्ठी, गौ, गौमत, ये कुछ टर्म्स है जो हमको बताती है कि कैटल कितनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उस टाइम पे। कैटल वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोजीशन, मतलब कि जैसे आज हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं संपत्ति की, प्रॉपर्टी की बात करें, तो हमारे घर है, हमारे फ्लैट है, ये सारी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी पोजीशन है। तो सिमिलरली उस टाइम पे जो है ना कैटल्स को पोजीशन माना जाता था। सिंस आर्यन लाइफ वॉज नॉट सेडेंटरी, मतलब कि आर्यन की लाइफ क्या होती, सेडेंटरी नहीं होती थी। सो लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सेडेंटरी का मतलब होता है कि परमानेंट, ठीक है। जैसे अभी आप और हम हैं, ठीक है, हम लोग एक जगह पे रह रहे हैं, एक जगह पे हमारा घर है और हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे हम लोग अपना रोजगार कमाते हैं एंड फिर यहीं पे हम लोग खाते हैं। तो हमारी क्या सेडेंटरी लाइफ है, ऐसा तो है नहीं कि आज हम लोग घुमंतु नोमैडिक तो है नहीं कि आज यहाँ पे हैं देन फिर कल कहीं और, कल परसों कहीं और, ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। तो इनकी लाइफ लेकिन आर्यंस की सेटल नहीं होती थी, ये लोग क्या करते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। तो इसीलिए जो है ना, इसी वजह से क्या हुआ था कि इनका जो हम लोग एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखे तो वो बहुत लिमिटेड हुआ था, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लाइफ इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसका इंपॉर्टेंट एक फीचर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जो कौन कर रही थी, सभा कर रही थी। देखा था हम लोगों ने 4 वो थी सभा समिति, तो उसमें क्या होता है, सभा का फंक्शन क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। तो जो रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवेलिंग एंड प्रोबेबली काउ यूज फॉर इट, मतलब कि बार्टर सिस्टम जो है ना यहाँ पे प्रिवेल करता था। बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब पैसे वैसे का ही नहीं है, आपने मुझे लेट सपोज
मुझे चाहिए एप्पल और आपके पास वाटरमेलन है, ठीक है। तो हम क्या करें, और ना मुझे चाहिए, मेरे पास एप्पल है, आपके पास वाटरमेलन है, अब आपको चाहिए एप्पल और मुझे चाहिए वाटर, तो लेट्स एक्सचेंज इट, ठीक है। गुड्स के बदले में हम लोग गुड्स ले लेंगे और हम इस चीज़ को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब अब वाटरमेलन आपके पास आ गया है, सॉरी, वाटरमेलन मेरे पास आ गया है, एप्पल अब आपके पास चले गया है। तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। और इसमें ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे क्या हो रहा था, जैसे ये तब भी हम लोगों ने एप्पल और वाटरमेलन का लेता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे प्रोबेबली काउ का यूज़ किया जाता होगा। जैसे किसी को गेहूँ चाहिए, अब पैसे तो होते नहीं थे, तो क्या करेंगे वो लोग, गेहूँ चाहिए तो फिर उनकी काऊ जो है उनको सामने वाले को दे देंगे और उससे गेहूँ ले लेंगे। तो उस टाइप का जो सिस्टम, बार्टर सिस्टम वहाँ पे प्रिवेल करता था। रेफरेंसेस ऑफ क्राफ्ट वर वेरी लिमिटेड, मतलब जो क्राफ्ट के हमको रेफरेंसेस है ना वो बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं। कोई जैसे इंडस वैली में कितना हम लोगों को देखने को मिला था कि काफ़ी टेराकोटा के प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे थे, है ना, बहुत सारी सील्स वगैरह। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्राफ्ट वगैरह का बहुत लिमिटेड यूज़ देखने को मिला। रेफरेंसेस ऑफ ट्रेड वर वेरी रेयर, मतलब कि ट्रेड वगैरह तो बहुत रेयरली होता होगा। एविडेंसेस ऑफ पॉटरी एज वेल, ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब कि हमको पॉटरी के एविडेंसेस यहाँ पे मिलते हैं, स्टोरेज वगैरह के लिए शायद यूज़ करते होंगे। ऋग्वेदिक पीपल वर अवेयर ऑफ कॉपर, जो ऋग्वेदिक पीपल होते थे वो कॉपर के बारे में अवेयर थे। एंड दे हैव कॉल्ड इट इज अयास, मतलब वो लोग कॉपर के बारे में जानते थे और वो लोग उसको क्या बोलते थे, वो लोग उसको अयास के नाम से बोलते थे। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अयास और व्हाट डज अयास रेफर, तो ये हमको चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी सी याद होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट कम अवर रिलीजन, ठीक है। रिलीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग को हर सोसाइटी में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, रिलीजन, इनके बारे में तो पता करना ही होगा क्योंकि ना इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो वर्शिप द फोर्स ऑफ नेचर लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत, सोमा, मतलब कि हमको ऋग्वेदिक सोसाइटी में देखने को मिलेगा कि लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे फोर्सेस की, जो नेचर की जो फोर्सेस होती है उनकी पूजा करते थे। जैसे इंद्र क्या होते थे, इंद्र की पूजा करते थे। देन अग्नि, गॉड ऑफ फायर, वरुण, मरुट जो कि हमारे स्टॉर्म के गॉड है, फिर सोमा गॉड ऑफ प्लांट को जिनको बोला जाता है, उनकी पूजा करते थे, उनको सेक्रेड मानते थे। मेल डिटीज वर प्रोनाउंस्ड बट द रेफरेंसेस ऑफ फीमेल डिटीज एज वेल लाइक उषा, अदिति एंड पृथ्वी, इनके भी जो है हमको डिटीज देखने को मिलती है। मतलब मेल डिटीज की तो पूजा हो ही रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल डिटीज की अगर पूजा हो रही थी तो फीमेल की नहीं। रेफरेंसेस मिलती है हमको उषा, अदिति और पृथ्वी की, कि फीमेल डिटीज की पूजा की जाती थी। रिलीजियस लाइफ मार्क्ड बाय मटेरियलिस्टिक आउटकम, मतलब कि जो रिलीजियस लाइफ थी उसमें क्या था, मटेरियलिस्टिक आउटकम हमको देखने को मिलता है। सेक्रीफाइस वॉज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस लाइफ, मतलब कि जो अब जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग बोलते नहीं कि सेक्रीफाइस करते हैं रिलीजन के नाम पे, तो सिमिलरली सेक्रीफाइस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट टाइम ऑल्सो, ठीक है। फिलोसॉफीज ऑफ मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स वर लिमिटेड, जो हमारी मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स या फिर जो हमारी फिलोसॉफीज होती है ना बहुत लिमिटेड देखने को मिलती है, इससे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। कल्ट ऑफ फायर वॉज इम्पॉर्टेंट। कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन वॉज नॉट in a developed form, and in the main body of ऋग्वेदिक संहिता there were no clear references of creator of God, मतलब कि जो हमारा कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था कि मतलब जो हमारी ऋग्वेदिक संहिता के हिसाब से क्या है कि इतना ज़्यादा कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन डेवलप नहीं था। देयर वॉज नो क्लियर रेफरेंस ऑफ क्रिएटर एज गॉड, मतलब ऐसा कोई क्लियर कट हमारे पास एविडेंस नहीं था कि जो इंसान है, इंसानों को किसने बनाया, गॉड ने बनाया। ऐसा कोई क्लियर जो हमको ऐसा कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता है ऋग्वेदिक संहिता में। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ वॉज नॉट डेवलप्ड फॉर्म, जो लाइफ आफ्टर डेथ थी, क्या हो रहा था कि हमारे इंडस वैली में तो हमको देखने को मिलेगा कि लोग क्या कर रहे थे, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। द प्रेयर्स वर इम्पॉर्टेंट इन रिलीजियस लाइफ, जो प्रेयर्स होती थी हमारी वो इम्पॉर्टेंट होती थी रिलीजियस लाइफ में, ठीक है। आज भी हम लोग प्रे करते हैं गॉड से, तो सिमिलरली उस टाइम पे भी ऋग्वेदिक सोसाइटी की बात करें तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक था, मतलब कि जो
हमारे ट्राइब्स होते हैं ना, उस टाइप की लाइफ ये लोग जीते थे। एब्सेंस ऑफ फॉर्मल सोशल डिवीजन, कोई क्लास या फिर कोई वर्ण रिजिडिटी नहीं थी। सर्टेन डिग्री ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन जेंडर लाइंस हमको देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत जो है ना डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा जेंडर के बेसिस पे, लाइक प्रेयर्स फॉर सन एंड नॉट फॉर डॉटर्स। हमको ना ऋग्वेदिक में देखने को मिलता है कि सन के लिए तो प्रेयर है, अगर हमको बच्चा सन चाहिए तो उसके लिए प्रेयर है, बट डॉटर्स के लिए कोई प्रेयर हमको देखने को नहीं मिलती है। नो रेफरेंस ऑफ वुमन रूलर, कोई भी जो वुमन रूलर के रेफरेंसेस हमको देखने को नहीं मिलते। नो रेफरेंस ऑफ वुमन प्रीस्ट, ऐसा भी नहीं है कि कोई वुमन प्रीस्ट उस सोसाइटी में रही होगी। डिटीज वर प्रीडोमिनेंटली मेल, सिर्फ मेल डिटीज ज़्यादा देखने को मिलती, ऑल्दो फीमेल डिटीज थी लेकिन प्रीडोमिनेंटली तो मेल थी ना, इसलिए भी देखने को मिलता है कि जेंडर लाइन पे भी जो बायसनेस हमको सोसाइटी में प्रिवेल करती थी। रेफरेंसेस ऑफ वुमेन स्लेव फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, अभी सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर के कामकाज के लिए, इसके लिए हाँ? तो वुमेन स्लेव्स के भी यहाँ पे हमको रेफरेंसेस देखने को मिलेगी। बट इन जनरल द पोजिशन वॉज गुड। अगर हम लोग देखें जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, इसमें ये तो देखने को मिल रहा है कि अभी तो पोजीशन अच्छी है वुमेन की। आप लेटर वैदिक में पढ़ोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि सीरियसली इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ है, ड्रास्टिकल चेंज हुआ है वुमेन की पोजीशन में, वुमेन की सिचुएशन में, विच मीन्स मतलब हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते उसको। सो इन जनरल तो कंडीशन अच्छी थी। दे वर राइट टू टेक पार्ट इन द असेंबलीज, मतलब उनके पास में क्या था कि असेंबलीज में पार्ट लेने का अधिकार था। राइट टू एजुकेशन था, ठीक है, पढ़ सकती थी। राइट टू टेक पार्ट इन रिलीजियस सेरेमनीज, वुमेन एज अ क्रिएटर ऑफ हीम। अपाला एंड घोषला जो थी उन्होंने क्या करा था, कुछ हीम्स लिखे थे और वो एज अ क्रिएटर ऑफ हीम्स भी काम करती। मोनोगैमी थी वॉज प्रिवेलिंग प्रैक्टिस। रेफरेंसेस ऑफ चॉइस ऑफ मैरिज, मतलब हम चूज कर सकते थे हमको किसी शादी करनी है, चॉइस हुआ करती थी। नो रेफरेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के कोई रेफरेंसेस हमको इस टाइम पे देखने को नहीं मिलते। एंड विडो रीमैरिज वॉज ऑल्सो अलाउड। तो दीज इंडिकेट्स, ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स अभी देखे हैं, क्या बताते हैं कि वुमेन की जो पोजीशन थी वो कैसी थी, अभी तो गुड पोजीशन पे जो है वुमेन्स काम कर रही थी, वॉज गुड। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली एंड टू टर्म्स फॉर इट, कुल एंड गृह। मतलब कि जो बेसिक यूनिट है हमारी सोसाइटी की वो क्या है, फैमिली, और फैमिली को दो नाम से रेफर किया जाता है, एक तो कुल होता था और दूसरा होता था गृह। तो इस नाम से जो है फैमिली को रेफर किया जाता था। इफ अ क्वेश्चन कम्स देयर व्हाट डू यू मीन बाय कूल, सो यू मस्ट नो कि क्या होता था कि जो फैमिलीज एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड सो आर नोन एज कुल। फैमिली वॉज जॉइंट, एक्सटेंडेड एंड पेट्रियार्कल, मतलब जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी, एंड पेट्रियार्कल जो होती थी, मतलब कि पेट्रियार्कल मतलब कि मेल डोमिनेंस, ठीक है, जो मेजर डिसीजन होंगे वो कौन लेंगे, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मिक्सिंग अप ऑफ आर्यंस विद नॉन आर्यंस रिजल्ट इनटू इमर्जेंस ऑफ वर्ण कॉन्शियसनेस इन लेटर फेज। ये देखो, ये जो हमारा आर्यंस और नॉन आर्यंस की मिक्सिंग हो रही थी, है ना, जिस शादी के उससे भी कि कोई एक आर्यन है सेकेंड नॉन आर्यन, तो उनकी सबकी मिक्सिंग हो रही थी। अब तो उससे क्या हो रहा था कि वर्ण कॉन्शियसनेस जो है लेटर फेज में हमको इमर्ज होती हुई दिखेगी। 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदिक संहिता मेंशन द पुरुष कथा। जो 10th मंडल है ऋग्वेदिक संहिता का, वो पुरुष कथा के बारे में बताता है। हियर वी गेट द रेफरेंसेस ऑफ ऑल वर्ण, यहाँ पे हमको हर वर्ण के क्या होंगे, रेफरेंस देखने को मिलते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ नियोग इज प्रेजेंट, नियोग का जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। Okay, so that's about Rig Vedic period. Now we'll discuss about later Vedic period in our next lecture. So stay tuned, and if you like the video, do next lecture में, ठीक है? Okay, so if you like the video, do like, share and subscribe my channel, and stay connected for upcoming lectures. And all of these lectures are relevant for our UPSC एग्जाम। और देखो ये ना मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन बहुत प्रिसाइज नोट्स है। एंड ट्रस्ट में इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाना है। आई एम नॉट टेलिंग 100% कुछ नहीं जाना है, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ना जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों ने इनमें कवर की हुई है। सो एक बार छोटा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो आर्यन का इन्वेजन हुआ था, आर्यंस जो इंडिया में आए थे और सेटल होना स्टार्ट हुए थे, तो एडवेंट ऑफ आर्यंस डिफरेंट एरियाज में होता है। फिर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में 3 लेयर में आते हैं। लेयर 1 जिसमें होता है हमारे इंडो आर्यंस, लेयर 2 जिसमें ईस्टर्न साइड में लोग सेटल होते हैं, और लेयर 3 में जो है सदर्न साइड में होते हैं। देन फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है हम लोगों ने देखा था ऋग्वेदिक की ऋग्वेदा के बारे में कि ऋग्वेदा क्या था,
है ना। और फिर ऋग्वेदा के बाद में हम लोगों ने यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को भी देखा था। देन फिर हम लोगों ने पॉलिटी ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस टाइप की जो है पॉलिटी थी, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखा था कि किस टाइप की लाइफ फॉलो की जाती थी। फिर हम लोगों ने रिलीजन को देखा कि रिलीजन के रिगार्डिंग में क्या एस्पेक्ट्स थे सोसाइटी में प्रिवेल करते थे। फिर ऋग्वेदिक सोसाइटी की कैसी सोसाइटल कंडीशंस थी, वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी, और कौन कौन सी चीज़ें वुमेन को अलाउड थी, पोजीशन क्या थी उनकी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऋग्वेदिक के बारे में देखी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है लेटर वैदिक को कवर करेंगे एंड इसी के साथ में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन दोनों का, ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक का जो है हम लोग को कंपैरिजन को देखेंगे, ताकि हम लोगों को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों को बन सके इसके रिगार्डिंग में। तो हम लोग कंपैरिजन को भी देखेंगे एंड उसके बाद में फिर हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म के आगे बढ़ते हुए इन सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। सो आई होप कि दिस ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सपोर्ट मी इफ यू लाइक द सेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।